बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों में क्या होने जा रहा है। सुबह सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए हैं और पहले मतदान फिर जलपान जैसी जो कहावत है वो बिहार में बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में, दूसरा चरण किसकी तरफ जा रहा है, बिहार की जनता किसको ताज जीत का पहनाने वाली है, ये समझ में आ जाएगा। आज हमारे साथ केपी मलिक सर है। सर कैसे हैं आप? सुबह सुबह से ही देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगने लग गई हैं। लेकिन सर एक बात ये भी है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनको तो देश संभालना चाहिए। अमित शाह तो बिहार में चुनाव संभाल रहे हैं और दिल्ली में ब्लास्ट हो गया रात को, और खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमित शाह बिहार के होटलों में सीसीटीवी बंद करवाकर, लाइटें बंद करवाकर और अधिकारियों को सेट कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है। सर क्या कहेंगे? प्रज्ञा जी, आप देखें जिस प्रकार से आज सुबह से मतदान शुरू हुआ है, चर्चा लोगों में है दिल्ली में जो विस्फोट कल रात को हुआ था, कल शाम को हुआ था। बात यह है कि जिस प्रकार से गृह मंत्री लगातार बिहार में बैठे हुए हैं और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण स्थान पे इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ था। जो विस्फोट हुआ है वो विस्फोट कोई छोटी मोटी जगह नहीं हुआ है, वो एक संदेश देने की कोशिश हुई है देश को। और वो लाल किले की प्राचीर से, जहां से प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसके चंद कदमों की दूरी पर इस तरह की घटना होना, देश की सबसे बड़ी मार्केट है चांदनी चौक और उसके आसपास के जो बाजार हैं, चाहे वो दरियागंज हो, चाहे वो दूसरे बाजार हो, वहां पे इस तरह की चीजें होना कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में लगी हुई है। खैर, अगर हम बिहार में बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जो हमने फर्स्ट फेज में देखा था, और वो तस्वीर साफ हो गई थी धीरे धीरे कि लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं था, उसी से गृह मंत्री भी घबरा गए थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता घबराए हुए नजर आ रहे थे। और आपने उनका जो परिदृश्य था वो प्रधानमंत्री की रैलियों में देखा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपनी तमाम रैलियों में एक बहुत ही नीचे दर्जे की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो वो जताता था कि प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं हताश नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि जिस प्रकार से उन्होंने आचरण किया है नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार ने मोर्चे को संभाला है और नीतीश कुमार ने अपना दांव पेच कसना शुरू किया है, अपना जो सियासी रंग है जब नीतीश कुमार ने दिखाना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। और उसके बाद उन्होंने, चाहे वो नारा लोकेश हो, चाहे बाकी चीजें हो, तमाम हथकंडे चलने की कोशिश की। लेकिन देखिए, आज फाइनल हो जाएगा। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि अब बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा कुछ हेरा फेरी, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव दिखाई नहीं देता है। लोगों का मूड बन चुका है। और कल मेरे एक मित्र ने बताया था कि जिस प्रकार से ट्रेनें आ रही थी, गुजरात से ट्रेनें आ रही हो, दिल्ली से आ रही हो, बाकी जगह से आ रही हो, वो कहीं ना कहीं मैसेज एक दूसरी तरफ भी गया है। और जो विपक्षी मतदाता है वो खुद आगे बढ़ के वोट डालने के लिए आ रहा है। अगर आप बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में देखोगे, क्योंकि जो सेकंड फेज का ये चुनाव हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग पॉकेट है। कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, कई कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, कई में बहुत दबदबा लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी का देखा जाता है, कुछ क्षेत्र वीआईपी का भी है। तो ये अलग अलग पॉकेट है, यहाँ पे उसी प्रकार से चुनाव हो रहा है। और यहाँ पे आपको मैं इस एरिया में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का भी अच्छा खासा खाता खुलने की मुझे उम्मीद लगती है। जिस प्रकार से भले ही कांग्रेस इस तरह से बहुत बढ़ चढ़ के कहीं ना दिखाई दे रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे मुझे लगता है कि कांग्रेस को कई विधानसभा सीटों पर फायदा होगा। और आप जो देखेंगे, जो अंतर है विपक्ष का, और जो चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में बड़ा इलेक्शन हो रहा है। तो उस इलेक्शन का जो अंतर है, जो रिजल्ट आएंगे, जो उसमें अंतर है, वोट का अंतर है, वो बहुत ज्यादा है। और नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अपने लोगों को संदेश दे दिया है चीज है, आज कि कपिल सिब्बल उनको ने बहुत बहुत बड़ा खुलासा किया, कहा ट्रेनों से भर भर करके वोटर्स लाए जा रहे हैं अपने पक्ष के लिए और भाजपा बड़ा खेल कर रही है। विपक्ष ने भी बहुत आरोप लगाए। लेकिन बिहार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई? दिल्ली में जो हुआ रात को, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बिहार का चुनाव जीतने के चक्कर में इतना ज्यादा कह सकते हैं पगलाए हुए हैं। न जाने कौन सा एक जुनून चढ़ गया है बिहार के चुनाव का कि सब छोड़े छाड़े बैठे हैं। गृह मंत्री अगर दिल्ली में होते तो उनको दिल्ली का इंफॉर्मेशन होता,
लेकिन वो तो बिहार के होटलों में बैठे, वो तो बिहार के चुनाव को किसी तरीके से अपने पक्ष में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रातों रात अधिकारियों को प्रेशर बना रहे हैं, उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई प्रधानमंत्री गृह मंत्री से दिल्ली नहीं संभल रहा है, बिहार का चुनाव समेटने के लिए बिहार में डेरा डाले हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जो टीवी चैनलों पे हमने कल शाम को खबरें देखी थी, करीब 2 घंटे के बाद ये खबर आनी शुरू हुई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की है, और उसके आधे घंटे के बाद फिर ये खबर आई कि प्रधानमंत्री जी ने हालात का जायजे की खबर ली है। तो ये फोनों पे खबर ले रहे हैं, अब ली भी है कि नहीं ली है या खाली मीडिया में चलाया जा रहा है। ये खबरें देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि वफादारी दिखाने के लिए मीडिया पहले से ही चलाने लग जाता है तमाम खबरें। गृह मंत्री प्रधानमंत्री की बाइटें और उनके ट्वीट्स तो बाद में आते हैं। देखिए, ये एक ऐसी रटी रटाई चीजें होती हैं प्रज्ञा जी, हम भी इतने दिनों से न्यूज को देख रहे हैं कि न्यूज में कई सारी चीजें होनी होती हैं। अगर किसी बड़े आदमी का देहांत हो जाए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्रद्धांजलि अर्पित करते ही हैं। अगर कोई चैनल पहले ही चला देगा तो उसकी बात सच होती है। और ये जिस प्रकार से कल बम विस्फोट हुआ था, जिस तरह का धमाका हुआ था, उसमें कई कैजुअलिटी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रिपोर्ट भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे, तो ये तो बात सत्य हो ही जाएगी। अगर नहीं भी है तो चला दीजिए। तो चैनलों की जो आपाधापी है, हाँ, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर खूब हाई अलर्ट है, और बिहार में चूंकि चुनाव है तो बूथों पर और भी सख्ती हो रही है। खबरें निकल कर ये भी आ रही है, पूरी पहले तो सख्ती थी और अब और भी ज्यादा सख्ती के साथ बिहार में चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे सर, आज सीमांचल के इलाकों में चुनाव है, तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, ये सेकेंड फेज क्या कुछ कह रहा है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे ये जहां पे मुस्लिम बाहुल्य है या उनको लगता है कि आरजेडी का एरिया है, वहां पे मतदान बहुत धीमा होगा। आप शाम तक देखिएगा, और सिक्योरिटी के नाम पे रोकने का काम किया जाएगा। और कई जगह ये होगा कि कई लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि लंबी लंबी कतारें बढ़ जाएंगी, भीड़ हो जाएगी। जब लंबी लाइनें होती हैं और किसी मतदाता को लगता है कि मेरा नंबर 2-2.5 घंटे में आएगा, तो कई बार बीच में से चला जाता है। और जो एक बार मतदान केंद्र से चला गया, वो नॉर्मली दोबारा लौट के आता नहीं है। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं विपक्ष को होगा। महागठबंधन के ज्यादातर लोगों को ये इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। इस शाम तक आप देखेंगे। अभी तो खैर सुबह सुबह का आप देख रहे हैं, कई जगह लंबी लाइनें हैं, कई जगह बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, और छुटपुट घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको दोपहर तक क्लियर होंगी। अभी तो ये शुरुआत है, मॉर्निंग में इतनी खबरें आई नहीं है, तो शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी आपको। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री के तमाम भाषण हमने सुने, उनकी तमाम चीजें उन्होंने जो कही वो सुना, उस पर एनालिसिस भी कहा, छर्रा, तमंचा, कट्टा, कनपटी, 6 गोली छाती पर बहुत हो गया। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही जिस पर आज गौर करने वाला है, जो उन्होंने ये कहा था कि पहले चरण वालों का रिकॉर्ड दूसरे चरण वालों को तोड़ना होगा। इस बात के पीछे बहुत कुछ है। आपको क्या लग रहा है कि पहले चरण में जब जनता ने बम्पर मतदान किया, परिवर्तन की तरफ वो मतदान जाता हुआ दिखा, तो अब दूसरे चरण में वो परिवर्तन वाला मतदान क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा? नरेंद्र मोदी जो कहना चाह रहे थे उसको जरा समझाइएगा। देखिए प्रज्ञा, नरेंद्र मोदी जी कोई जो पहले रिकॉर्ड बना था उसको तोड़ना है, वो नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो यही लोग कहेंगे कि भाई जो वोट फीसद पड़ा है, जो रिकॉर्ड बना है, जो कहते हैं कि 75 साल का रिकॉर्ड बिहार में तोड़ा है, इतना अधिक मतदान हुआ है, इसको भी तोड़ने का काम 11 तारीख को यानी कि आज के दिन मतदाता करेंगे, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है। लेकिन इसके संकेत कुछ और हैं। वो अपने लोगों को संकेत देना चाहते हैं, वो अपने जो कार्यकर्ता है, जो अपने सिस्टम वाले लोग हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि अलर्ट हो जाइए, इस तरह की चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा में ज्यादा बात करते हैं। आपने तो देखा है प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे लगभग उन्होंने 1 दर्जन रैलियां की हैं बिहार में। अगर तमाम रैलियों का आकलन किया जाए तो प्रधानमंत्री जी ने कोई बहुत सदी हुई भाषा कही हो, कोई बहुत ज्यादा आंकड़े दिए हो, कोई बहुत ज्यादा इस तरह की बात की हो जिसपे यहाँ चर्चा की जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। दूसरे कई नेताओं के भाषण अच्छे हो। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री की 1 दर्जन
रैली हुई है, बल्कि 11 ही रैली हुई है, वो तमाम चैनलों पे छाई रही है। उसके बाद अमित शाह की लगभग 4 से 5 दर्जन रैलियां हुई है, तमाम टीवी चैनलों पे चली है। आपको पता है कि 85 से 90 रैलियां नीतीश कुमार की हुई है। कोई एक रैली आपने टीवी पे चलते हुए देखी है? धड़ाधड़ एक एक दिन में 4-4 रैलियां तेजस्वी यादव ने की है। किसी रैली का लाइव टेलीकास्ट या किसी रैली का 18-18 फुटेज आपने किसी चैनल पे देखा? तो आप ये देखिए कि ये जो चैनल है, या जो भी गोदी मीडिया आप जिसको कहते हैं, ये नजरिया क्या है? तो ये सारी चीजें, दिखता कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन तस्वीर साफ हो जाएगी आपको 14 तारीख तक। धमाकों की रिपोर्ट भी आ जाएगी और परिणाम भी आ जाएगा। और आज शाम को जब आप देखेंगे कि जो पोल आने शुरू होंगे, उसमें कई सारे पोल तस्वीर साफ कर देंगे और एक मोटा-मोटी अंदाजा भी आपको हो जाएगा कि बिहार में क्या होने जा रहा है। ये बात तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जिस प्रकार से घबराए हुए हैं, जिस प्रकार से हड़बड़ाहट उनमें दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जाती हुई चीजें दिख रही हैं, इसीलिए वो घबराहट में है। नहीं तो जिस प्रकार की लगातार चर्चा मीडिया में चल रही है तो कि बिहार अमित का चुनाव शाह इतना पिछले इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर? अगर हार हार जीत तो लगी रहती है। उत्तर प्रदेश भी तो हार गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। हार गए तो हार गए, क्या हो गया? नहीं, प्रज्ञा, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं और सीटों में, लोकसभा की सीटों में कटौती हुई है, तो उसी का नतीजा है कि आज हमें किसी और की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के आसपास होती या उससे ऊपर होती, अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होता। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि बिहार में कौन सी ऐसी बड़ी बात है अगर बिहार का चुनाव हार जाते हैं, तो बिहार का चुनाव अगर हार जाते हैं तो दिल्ली की कुर्सी पे खतरा है, क्योंकि दिल्ली की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं बिहार की डोर से बंधी हुई है और वो नीतीश कुमार है। अगर हार गए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार तो अभी भी आपसे नाराज हैं। नाराजगी उनकी एक ही चीज पे खत्म हो सकती है कि अगर आप उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को तो क्या मुख्यमंत्री बनाएगी, वो अपनी स्थिति को ठीक ठाक से नहीं संभाल पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी पे खतरा है, और वो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है बिहार के परिणाम के बाद। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनमें हड़बड़ाहट और घबराहट मुझे दिखाई दे रही है। जी सर, क्या ये भी संभव है कि जो बम्पर मतदान हो रहा है ये भाजपा के पक्ष में हो रहा हो? नहीं, देखिए, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ऐसे 10 साल में या पिछले 5 सालों में कोई ऐसा करिश्मा बिहार में मेरी नजर में नहीं किया है कि लोग उतावले हो गए उनको वोट देने के लिए। यह नेगेटिविटी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने बयान दिया है कि बिहार के पास जमीन नहीं है इसलिए हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे एआई ऐप बनाएंगे। और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं है, और वहीं बिहार में आप जो है 1 रुपया पर एकड़ अडानी को जमीन दे रहे हैं। तो ये बिहारियों को लगता है, जो बिहारी मतदाता है उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक बना रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है, हमारी जमीनों को छीनने की साजिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी बिहारियों में है भारतीय जनता पार्टी को लेके। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बम्पर वोट हो रहा है, मुझे नहीं लगता। ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में थोड़ी मजबूत रहती है, लेकिन शहरों में भी उसकी कमर तोड़ने का काम पीके ने किया है। पीके की पार्टी को अगर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं जितने भी शहरी सीटें विधानसभा की हैं, वहां पे भले ही वो जीते ना जीते, वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप जेडीयू की बात करेंगे, क्योंकि जेडीयू अलग लड़ रहा है, जहां जेडीयू लड़ रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सपोर्ट जेडीयू को नहीं कर रही है, और जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वहां जेडीयू तो बिल्कुल भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रहा है। जहां जेडीयू है वहां जेडीयू अपने वोट का हिसाब किताब कर रहा है, जहां जेडीयू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वहां तमाम जेडीयू का कार्यकर्ता, तमाम जेडीयू के लोग, तमाम नीतीश कुमार के जो वर्ग के लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, वो तमाम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी या कांग्रेस को वोट देने का काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट सरकार के पास भी है, पीएम के पास और गृह मंत्री के पास भी है, इसीलिए ज्यादा हड़बड़ाहट इनमें दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा दूसरे है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल होने लग गया है।
ये एक बार इस पे आप नजर डालिएगा, जहां लिखा है, जहां दिखे भाजपा लोजपा वहां लालटेन ही तीर है। देखिए प्रज्ञा, आपको याद होगा मैंने आपको चैनल पे परसों शाम को ही कहा था जी कि हाँ। नीतीश कुमार जी ऐसा भी कर सकते हैं कि वो तीर छोड़ें। जैसे आपने कई बार देखा है कि जब रामचंद्र जी तीर छोड़ते हैं और वो रावण की नाभि में जाके लगता है, और आजकल जो हम पुतले बनाते हैं वो पुतला जलने लगता है, तो तीर से ही आग लगती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार अपने तीर से लालटेन को जला दें और लालटेन की जो रोशनी है वो खिल जाए, अब बिहार जो है पूरा उस लालटेन की रोशनी में नहा जाए? ऐसा तो कहीं ये इस तस्वीर का यही संकेत है, यही माने हैं, और मुझे लगता है इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार किंग मेकर बनेंगे, चाहे उनकी सीटें 20 हो, मुख्यमंत्री बनने का सबसे पहला चांस नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अगर उनको ये लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव का चांस लग सकता है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, और मैंने आपके चैनल पे भी कहा था, बाकी जगहों में भी कहा था, कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे 40 क्रॉस नहीं करेगी, और मैंने 3 महीने पहले बोलना शुरू किया था। अब मैं इसको कोई भविष्यवाणी आकाशवाणी तो नहीं कहता, लेकिन मेरे पास जमीनी रिपोर्ट थी। उसी प्रकार से जितने लोगों से हम जमीनी रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लोगों का जो अंदाजा है और उसको हम विश्लेषण करते हैं, तो मुझे लगता है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आरजेडी 100 क्रॉस कर जाती है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड पे जो भीड़ आने की बात कर रहे हैं आप, वो भीड़ जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव के क्रेज में आ रही है। भले ही आप जो है जंगलवाद की बात करें, भले ही आप मंगलवाद की बात करें, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें जरूर इस तरह के लोग हैं जो जंगल याद को याद करते हैं, उनके साथ अग्रेसिव अग्रेसिव वोटिंग दिख रही है बिहार में, जो पैटर्न दिख रहा है एकदम अग्रेसिव वोटिंग का, इसके क्या मायने होते हैं? क्योंकि हमने ये पहले चरण में भी देखा, लेकिन दूसरे चरण में तो बिल्कुल ही दिख रहा है वोटिंग करने के लिए अलग तरह का क्रेज है लोगों में। देखिए प्रज्ञा, मैंने जैसे कहा आपको, आप याद कीजिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली आप देख रहे हैं बिहार में, चाहे वो संविधान का मुद्दा रहा हो, चाहे उसके बाद अभी ये जमीन वाला मुद्दा रहा हो। हमने कहा है कि आप 1 एकड़ की बात कर रहे हैं और प्रधान ये गृह मंत्री जी एक हिसाब से मजाक उड़ा रहे हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है। तो ये अस्मिता का प्रश्न बिहारियों ने बना लिया है। बिहार की जो जनता है वो अस्मिता से जोड़ के चल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल कर रही है। तो इसमें इससे जो एग्रेसिव लोग हैं, आपने देखा कि जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार लाठीचार्ज हो रहा है युवाओं पे, नौकरी की बात करें लाठीचार्ज, परीक्षा की बात करें लाठीचार्ज, लगातार परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, भ्रष्टाचार का इतना भयंकर वहां पे चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे वो संजय झा हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आपकी सरकार रहते हुए लग रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं जो बिहारी युवा है खासकर, उसमें बहुत ज्यादा क्रेज है तेजस्वी यादव के प्रति, और कहीं ना कहीं इनके प्रति गुस्सा है जिस तरह का इनका आचरण है। अब सम्राट चौधरी चाहे कुछ भी कहे, वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने डिग्री कहां से ली। सब व्यक्ति अपनी डिग्री दिखाने को तैयार है। आप मेरी डिग्री देख लीजिए, मेरी मेरी आप जो मार्कशीट देख लीजिए, कक्षा 8 से लेके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के सारे कागज देख लीजिए, आप मेरे जर्नलिज्म के कागज देख लीजिए। तो सम्राट चौधरी को क्या आपत्ति है अपने कागज दिखाने में? तो आपके ऊपर क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी आमादा है आपको ही चुनाव में खड़ा करके सबसे आगे वाली पंक्ति में रखने के लिए? दूसरी जो बड़ी घटना आपने देखी पिछले दिनों प्रज्ञा, कि जिस प्रकार से सरेआम आरजेडी के एक इतने बड़े कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, और उसमें सीधे सीधे नाम जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के आंखों के तारे अनंत सिंह का नाम आया, तो उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ा। और वहां पे आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो 25 साल पुराने की, वो तो किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन जो आज का जंगल राज है उसको आप मंगल राज बना रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कारण हैं जिससे कहीं ना कहीं युवा खपा है, और वो जो युवा खपा है वो अग्रेसिव होकर वोट डालने का काम कर रहा है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन सर पिछली बार, पिछले चुनाव को देखें तो ये सेकंड फेज का ही चरण था जिसमें आरजेडी को डेंट लगा था। इस बार आपको क्या लग रहा है ये कितना अलग होने जा रहा है, और कितना ये
आरजेडी के पक्ष में होगा या फिर ये एनडीए के पक्ष में जाएगा? आरजेडी से मेरा मतलब महागठबंधन के पक्ष से है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप चुनाव को देखते हैं, अपना सवाल दोहराइए, मैं आपका सवाल एक्चुअली सुन नहीं पाया था, रिपीट करना। सर मैं ये कह रही हूँ कि पिछली बार ये वही सेकंड फेज है जिसमें आरजेडी को डेंट लगा था, और अब इसी फेज में चुनाव हो रहा है। आपको क्या लग रहा है ये किसके पक्ष में जाएगा? पिछली बार से कितना अलग है ये वाला माहौल? नहीं देखिए प्रज्ञा, अगर आप 5 साल पहले की बात करेंगे तो कई सारी चीजें नहीं थी। उस टाइम अमित शाह जी ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी कि हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। उस टाइम पे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उस दौरान जो है अमित शाह के साथ नीतीश कुमार कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। आज नीतीश कुमार ही अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है। और अगर आप देखेंगे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज और ये सारी चीजें पिछली बार नहीं हुई थी। पिछली बार तेजस्वी यादव 1.5 साल उप मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। पिछली बार तेजस्वी यादव ने लोगों को नौकरियां नहीं दी थी। एक माइंडसेट नहीं हुआ था लोगों का। तो बहुत, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे कारण हैं जिससे लगता है कि युवा और बिहार के जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं आतुर हैं सरकार बदलने के लिए। निश्चित तौर पे आपको बदलाव दिखेगा। अब भाई अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि किंग मेकर नीतीश कुमार बनते हैं, लेकिन मैं बिहार को बदलता हुआ देख रहा हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो बिहार में बम्पर वोटिंग चल रही है। 20 जिलों की 122 सीटों में क्या होने जा रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे थे। ये दूसरा चरण सब कुछ तय कर देगा। थोड़ी देर के बाद शाम तक धीरे धीरे रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। 14 तारीख को अंतिम गिनती शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा कि बिहार में जनता किसको जीत का ताज पहनाने वाली है। लेकिन दोस्तों फिलहाल वोटिंग चल रही है और मेरे तमाम बिहार के भाइयों बहनों से विनती है, अपील है कि आप लोग घर से निकलिए और अपने भविष्य को बदलने के लिए और अपने बिहार को और बेहतर बनाने के लिए वोट जरूर कीजिए। ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि आप अपने बिहार के लिए और अपने भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर वोट करें। जिसको दिल कहे, जिसको मन कहे, जिसको दिमाग कहे, उसी को वोट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।